सीधे आपको दिखाते हैं विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत क्योंकि हो चुकी है और आज भी हंगामेदार रहने के आसार पूरे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें वो बयां भी कर रही हैं। आप देखिए, विपक्ष की आवाज आपको मुखर सुनाई दे रही होगी। गजेंद्र सिंह जी, अरे उनका उत्तर प्रश्न है। पहले इनको अपनी सीटों में बैठो, तब सुनूंगा। पहले अपनी सीटों में बैठो। हाँ, करो नाश पहले, उसके बाद बात करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 भरतपुर जिले में विगत 5 वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 तक में साइबर ठगी में कुल 175 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनका वर्षवार थानेवार विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड 2 उक्त दर्ज 175 मामलों में 20 व्यक्तियों में 17,30,994 रुपए की रिकवरी की गई, जिनका वर्षवार विवरण परिशिष्ट ब पे संलग्न है। खंड 3 साइबर ठगी को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। पूरे प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि क्या कारण है पहले उसको बाहर कि कुल 175 केसेस दर्ज हुए, जिसमें से 118 में एफआईआर लग गई। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है माननीय मंत्री जी कि पुलिस का बड़ा खेला चल रहा है कि 175 केसेस में से 118 में एफआईआर लगा देना और जो आरोपी नहीं है उनको लोगों को गिरफ्तार करके डाल दिया जाता है, दूसरे दिन लेन देन करके छोड़ दिया जाता है। तो पुलिस का बड़ा खेला चल रहा है। क्या आप ये विचार रखते हैं कि जितने भी साइबर केसेस ये फ्रॉड के हुए हैं उनकी एटीएस से या एसओजी से जांच करा के पूरी कार्रवाई कराने का विचार रखते हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि पहले पिछले 5 वर्षों में जो भरतपुर जिले और डीग जिले के अंदर जितने भी मामले दर्ज हुए थे उसमें से अधिकांश मामलों के अंदर एफआईआर दी गई। और अभी जो वर्तमान के अंदर जो है हमारी सरकार के अंदर, मैं माननीय सदस्य को मैं आपको बता दूंगा कि अभी जो जितने भी मामले हैं उसके अंदर हमने जो प्रगति की है उसकी डिटेल दे दूंगा और हमने जो अभियान चलाया है इसको कम करने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से जानना चाहता हूं, मैंने पूछा क्या आप ये विचार रखते हैं कि इसके नाम पर जो खेला हो रहा है कामा में, डीग में, नगर में, भरतपुर में, और पुलिस के लोग कुछ राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग डेली वसूली कर रहे हैं। 10 एक अपराधी होता है, 10 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सुबह 9 को छोड़ दिया जाता है। तो आप उसकी जांच कराने का विचार रखते हैं क्या स्पेशल? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बोला है मैंने इसकी पूरी जानकारी ली है और पुलिस जो है वो ये कहती है कि हमने ऐसे कोई इतने अरेस्ट करके और लोगों से पैसे लेके हमने नहीं छोड़ा है। फिर भी मेरे पास जो आंकड़े हैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपसे चर्चा करके आगे कार्रवाई के लिए और बोल दूंगा। श्री सम्माराम, प्रश्न संख्या 403। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पीएमजीएसवाई योजना एवं अन्य योजनाओं के तहत सड़कों का निर्माण साधारणतः गैर मुमकिन रास्तों एवं प्रचलित रास्तों पर किया जाता है। उक्त सड़कों की भूमि का नामांतरण विभाग के नाम पर दर्ज करवाने के लिए समय समय पर राजस्व विभाग के साथ सतत रूप से कार्रवाई की जाती रही है। प्रशासन गांवों की ओर एवं राजस्व विभाग ग्रुप 6 के द्वारा वर्ष 2016 में चलाए गए रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण अभियान 2016 इत्यादि के दौरान सड़कों का नामांतरण विभाग के नाम दर्ज किए जाने हेतु प्रयास किए जाते रहे हैं। इस आशय के समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की प्रति परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 पर प्रस्तुत है।
धन्यवाद मंत्री महोदय जी। बाकी पूरे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या जिस प्रकार से जिला परिषद में एमएलए लाइन के जो पैसे अपन देते हैं उसमें तरमीम रोड होना चाहिए या कागज़ मंगवाते हैं, इस प्रकार के जो 5 नंबर का फॉर्म, ये दिक्कत आती है। बाकी इस पर जवाब देवे मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि जिला परिषद में ये कागज़ मंगवाने का जो प्रक्रिया है, 5 नंबर के फाइल किसी प्रकार से वो बजट पास नहीं करने का ही होता है, ये है। मंत्री जी अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रश्न मूल रूप से पंचायती राज एवं राजस्व विभाग से संबंधित है। मैं इसका संबंधित विभागों से परीक्षण करवाकर माननीय विधायक महोदय को अवगत करवा दूंगी। धन्यवाद। श्री हमीर सिंह भायल। प्रश्न संख्या 404। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, विधानसभा क्षेत्र सिवाना के किसानों का खरीफ 2019 से निरंतर दोनों फसल बीमा मौसम सत्रों के लिए फसल बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को बताना चाहूँगा, जिन्हीं फसल बीमा योजना अंतर्गत दर्ज की गई उपज क्षति के आधार पर सिवाना विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2019 से खरीफ 2023 के लिए 2.14 लाख फसल बीमा पॉलिसी धारक पात्र किसानों को 87.97 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया जा गया है। खरीफ 2019 रबी 2022-23 तक के लिए नेफ्ट बाउंस एवं खाता सत्यापित न होने के कारण राशि 1.94 करोड़ बीमा क्लेम लंबित है, जिसके लिए भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित करने हेतु बीमा कंपनियों को निर्दिष्ट किया गया है। खरीफ 2023 से सिवाना विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों में 16.17 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम आंकलित हुआ है, जिसमें से 7.12 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम जारी हो चुका है एवं 9.4 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम पोर्टल के माध्यम से वितरणाधीन है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, वर्ष 2016-17 खरीफ फसल बीमा मेरे विधानसभा क्षेत्र के जीएसएस मोकलसर के अधीन गांवों को नहीं मिला, कब तक देंगे? खरीफ 2023 के बीमा में भी कई जीएसएस में अभी तक किसानों को बीमा नहीं मिला। यदि मिला है तो फसल खराबे के अनुरूप नहीं मिला, कब तक बीमा किसानों को देने का विचार रखते हैं? पहला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को बताना चाहूँगा, खरीफ 2016 का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यवसाय यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था। मोकलसर क्षेत्र में बीमा क्लेम का विवरण शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसका जैसे ही विवरण आता है 2 महीने के अंदर यदि कुछ शेष है तो किसानों को देने का प्रावधान कराएंगे। खरीफ 2023 के बीमा क्लेम योजना प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज की गई उपज क्षति के आधार पर पोर्टल व माध्यम से वितरणाधीन है। अति शीघ्र बीमा क्लेम जारी करा दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न, किसानों की फसल का बीमा बैंकों द्वारा किया जाता है, जिसमें किसानों को अपनी फसल का पता नहीं रहता है कि जिस फसल का बीमा किया गया है, इसके लिए सरकार किसानों को सूचना देने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है, स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड में कृषक द्वारा दर्ज कराई गई फसल का बीमा बैंकों द्वारा किया जाता है। यदि किसान केसीसी में उल्लेखित फसल से भिन्न फसल बोता है तो नामांकन की अंतिम दिनांक खरीद के लिए 31 जुलाई तथा रबी के लिए 31 दिसंबर से 2 दिवस पूर्व खरीफ के लिए 29 जुलाई तथा रबी के लिए 29 दिसंबर तक फसल में परिवर्तन करा सकता है। श्री अर्जुन लाल। प्रश्न संख्या 2408। माननीय मंत्री जी। माननीय
विधानसभा क्षेत्र कपासन में विगत 4 वर्षों में अभीम योजना मद में 3 उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। भीमगढ़ स्वीकृत वर्ष 2022-23 मद अभीम स्वीकृत राशि लाखों में 41 लाख, व्यय राशि 34,19,000। इसका कार्य पूर्ण हो चुका है। नंबर 2 निलोद उप स्वास्थ्य केंद्र 2022-23 में स्वीकृत हुआ। अभीम के माध्यम से 41 लाख स्वीकृत हुए, 34 लाख 10,000 तब तक कुछ नहीं सुनूंगा। व्यय हुए और ये कार्य पूर्ण हो गया है। तीसरा उप स्वास्थ्य केंद्र रुद्र 2022-23 अभीम के तहत स्वीकृत हुआ। 41 लाख स्वीकृत थे और व्यय हुए 35,46,000। ये जो 3 हैं उप स्वास्थ्य केंद्र, इनका कार्य पूरा हो चुका है। विधानसभा क्षेत्र खंड 2 विधानसभा क्षेत्र कपासन में 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 4 उप स्वास्थ्य केंद्रों के नवीन भवन की स्वीकृति प्राप्त है एवं 2 पर उप जिला चिकित्सालय, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 उप स्वास्थ्य केंद्रों की नवीन भवन की स्वीकृति जारी किया जाना शेष है, जिनका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वित्तीय वर्षों में शेष स्थानों की स्वीकृति जारी किए जाने पर विचार है। अध्यक्ष महोदय, कपासन विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 2 SDH हैं कपासन और मांडविया, 4 CHC हैं, 12 PHC हैं, 98 सब सेंटर हैं और 2020 और 21 के बीच और 2023-24 जो माननीय हमारे विधायक ने प्रश्न पूछा कितने कार्य हुए, 8 कार्य हुए। उसके अंदर सब सेंटर भीमगढ़, नीलोद और रुद्र, ये 104 लाख में ये 3 कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। अभी वर्तमान में टेंडर हो चुका है 4 सब सेंटर और 1 PHC, ये भी जो है आपके अगले वर्ष में कंप्लीट हो जाएंगे। आपका अपग्रेड जो है रूट सब सेंटर से PHC जो है ये आपका 2025-26 वर्ष में हो जाएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा 2024 में आपके सब सेंटर भीमगढ़ को PHC बना की स्वीकृति दी, जो अगले वर्ष जो है 2024-25 इस वर्ष के अंदर आपके 2025 में तैयार हो जाएगा। आपके 21 में पोस्ट हैं, 81 से फुलफिल्ड है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से। एक निवेदन, आपने रूद के अंदर PHC के लिए मैंने मांग की थी कि PHC रूद अभी भी भीलवाड़ा जिले के अंदर शो कर रहा है, जबकि वो चित्तौड़ में है और आप भी मान रहे हो रूद चित्तौड़ में है, लेकिन उसका संशोधन पत्र जारी नहीं हुआ। वो संशोधन पत्र जारी कराओ, नंबर 1। दूसरा, रासवी का CHC भवन बिल्कुल जर्जर हो गया है, हमको अन्यत्र उसको शिफ्ट करना अति आवश्यक है। इसलिए उसके लिए जमीन आवंटन और बजट की राशि तुरंत दिलावे, ताकि ये हमारे मेरे गांव की CHC है, वहाँ बजट की आवश्यकता है, नंबर 1। दूसरा, ये जो अभी काम बाकी हैं, उप जिला स्वास्थ्य केंद्र मंडपिया और उप जिला स्वास्थ्य केंद्र कपासन और CHC बांसवाड़ा। तो देखिए, विधानसभा की कार्यवाही आप सुन रहे हैं किस तरीके से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, एक तरफ तो प्रश्नकाल चल रहा है, प्रश्नों के जवाब मंत्रियों की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो सुनने को कुछ भी तैयार ही नहीं है। जिस तरीके से हंगामे की आवाज हम सुन रहे हैं, क्या रणनीति विपक्ष की और क्या पक्ष की? देखिए, पक्ष की रणनीति आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस वक्त की हंगामा जारी है, लेकिन प्रश्नकाल पूरा करा जाएगा जी। मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में स्पीकर वासुदेव देवनानी चाहते हैं कि प्रश्नकाल जो 11 से 12 बजे के बीच का होता है वो पूरा हो जाए और उसके बाद कहा जा सकता है वो कोई व्यवस्था पूरे गतिरोध को लेकर आसन के जरिए दें, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम आपको ध्यान है, कल रात से ही विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने धरना दिया, रात्रिकालीन धरना था और फिर सुबह से
मुकेश भाकर का जो निलंबन है उस पर गतिरोध अभी हटा नहीं है। वो निलंबन जारी है और सदन में जो व्यवस्था दी गई थी कि मुकेश भाकर को सदन से निकाला जाए जी। लेकिन मुकेश भाकर के मुद्दे पर अभी गतिरोध इस वक्त बरकरार है। विधायक दल कांग्रेस का चाहता है कि मुकेश भाकर का निलंबन रद्द किया जाए और आज ही रद्द किया जाए, क्योंकि आज सत्र का संभवतः आखिरी दिन है। तो ऐसे में मुकेश भाकर जो आज की अवधि तक के लिए निलंबित कल किए गए थे, उनके निलंबन रद्द करने की मांग कांग्रेस के विधायक लगातार कर रहे हैं। मुझे पहले से आशंका थी कि गतिरोध क्योंकि कल रात तक सुलझ नहीं पाया था। जोगाराम पटेल और जोगेश्वर गर्ग दोनों की कोशिशें की गई थी लेकिन सुलझ नहीं पाया। मुख्यमंत्री आज जनाशना विधायक दल की बैठक में आए और ये तमाम जो कांग्रेस पार्टी का गतिरोध है ये भी विधायक दल की बैठक में छाया रहा। मैं कह सकता हूँ कि प्रश्नकाल के बाद ही जब शून्यकाल शुरू होगा उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष पूरे घटनाक्रम को लेकर व्यवस्था देंगे। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के विधायक भी प्रश्न कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक प्रश्न भी नहीं कर रहे। जो कांग्रेस विधायकों के प्रश्न लगे हुए हैं प्रश्नकाल में और मंत्रीगण जवाब दे रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत स्कीमसर ने जवाब दिया और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री अब मदन दिलावर जवाब दे रहे हैं। इससे पहले विधानसभा के अंदर आपने देखा कि सुबह से ही कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की जो रणनीति थी वो यही थी कि मुकेश भाकर का निलंबन अगर रद्द नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी के विधायक सदन में अपना गतिरोध जारी रखेंगे और हंगामा जो है वो इसी बात को लेकर है कि विधि मंत्री इस्तीफा दें और मुकेश भाकर का निलंबन रद्द किया जाए। तो ये अप्रिय स्थितियां इस वक्त कल से ही विधानसभा में बनी हुई है। आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है दोपहर बाद राज्य में आपदा की स्थिति को लेकर, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं मुझे लगता नहीं कि मसला सुलझने की स्थिति में होगा। हंगामे का आज दिन देखने को मिलेगा। बिल्कुल मसला सुलझने की स्थिति में तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन योगेश जी आप बता रहे हैं कि आप शून्यकाल में भी क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण चर्चा रहती है, जनहित के मुद्दों को उठाया जाता है, ऐसे में विपक्ष तो इस बात को लेकर अड़ा ही हुआ है कि जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम विरोध करते रहेंगे, इसी तरीके से प्रदर्शन नारेबाजी हम करते रहेंगे। लेकिन ये कहाँ से फिर जायज़ हो जाता है? आपके क्षेत्र की समस्या भी है, लोगों के मुद्दे भी उठाने हैं सदन के भीतर, लेकिन सिर्फ आप हंगामा करते रहेंगे तो फिर कहाँ फिर मुद्दे उठ पाएंगे, फिर चर्चा कैसे हो पाएगी? ये बात सही है आपकी, क्योंकि पूरे प्रदेश की जो जनता है उनकी गाड़ी कमाई राज्य की इस विधानसभा पर खर्च होती है, सदन की इस कार्रवाई पर खर्च होती है। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, प्रश्नकाल बाधित नहीं हो। प्रश्नकाल के दौरान तमाम जो कहा जा सकता है कि प्रश्न पूछे जाए, मंत्री उसका जवाब दें। और कई बार ये भी होता है कि एक प्रश्न ऐसा भी होता है जिसका हवाला पूरे प्रदेश व्यापी होता है, जिसकी सेंसिटी पूरे स्टेट लेवल की होती है। तो ऐसे में अगर वो प्रश्न में अगर विपक्ष भाग नहीं लेगा बिल्कुल तो उस प्रश्न का जो सार्वभौमिकता और प्रासंगिकता है वो सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो यहाँ कहा जा सकता है मंत्री जवाब तो दे रहे हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायकों का हंगामा देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, क्योंकि जैसे जैसे कार्यवाही आगे बढ़ेगी इस पर भी नजर बनी रहेगी कि कैसे विपक्ष इसी तरीके से क्या हंगामा ही करता रहेगा या फिर कुछ चर्चा में शामिल भी होगा। पदस्थापन किया गया है। शेष रिक्त पदों में विभागीय भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रयास किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी के 1250 रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को प्रेषित की गई। चिकित्सा अधिकारी दल के 209 पदों हेतु प्रवेश भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के 8,750, फार्मासिस्ट 3,056, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 4,847 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भर्ती पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिकों को रिक्त पदों को भरे जाने पर विचार किया जाए।